हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो लो भाई साथियों, आज आप लोगों की सारी डिमांड हमने पूरी कर दी है और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने 7 पीडीएफ अपलोड कर दी है। 8वीं अभी जैसे ही वीडियो आपके पास में आएगा हाथों हाथ 8वीं भी अपलोड कर देंगे। अब रहेगी 2 पीडीएफ जो शायद कल सुबह मॉर्निंग तक, नहीं तो रात को लेट इवनिंग तक भी मैं इसको कर दूंगा। अब आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने टेलीग्राम जो आपका एप्लीकेशन है उस पर जाना है और यही चैनल जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं पशुधन सार संसार बाय डीएस सर सर्च करेंगे और उसके बाद आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, पर बच्चे फिर बार बार पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो या तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है उसमें आप जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। करेक्टेड है, सब कुछ इसमें करेक्शन किया हुआ है। हालांकि हमने सॉल्व भी कर लिए, तो जिन्होंने सॉल्व नहीं देखा है वो उनको देख लें और उनको करने के बाद सॉल्व करे हुए पेपर को ज़रूर देखें, जिससे आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे। तो आज भी ये 8वां पेपर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत क्रूशल समय। आज आपके लिए जो परमिशन लेटर है उसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसको हमें टाइम बाउंड पीरियड में ख़त्म करना है। इस वीडियो को जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों से उसके बारे में भी बात करूंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे सकता हूं तो ज़रूर इस माध्यम से दूंगा, क्योंकि ये माध्यम मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुँच सकती है। तो ज़रूर अपनी बात को हम लोग आप तक पहुँचाएँगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, अब तक आपने 7 पेपर करे हैं तो सातों पेपर में आप लोगों को लग गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रूटीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस हमारे सामने परीक्षा में आ जाते हैं। मैं कठिन प्रश्नों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इजी प्रश्न हैं वो आप देखिएगा कि गलतियां हो जाती हैं उन इजी प्रश्नों में, और इजी प्रश्नों की गलतियां हम पे भारी पड़ती हैं। इसलिए इन सब पेपरों में हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो 10 मॉडल पेपर हैं उसके अंदर आप लोगों के लिए एक सारगर्भित एक माध्यम के द्वारा हम लोग आप तक पेपर पहुंचा दें, जहां पर सारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो यही उम्मीद है कि अधिकतम प्रश्न पत्र आ जाएं आप लोगों के यहाँ तक, आराम से आप लोगों का पेपर हो जाए। लास्ट समय पर हमें क्या करना है, डाटा पे फोकस रखना है, यूनिवर्सिटी पेपर्स को देखने हैं, और अगर ये मॉडल पेपर आपको लगे सही तो इन मॉडल पेपर्स को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीडी व एआई की गाइडलाइन है। देखो, गाइडलाइन का मतलब होता है कि जब हमें पीडी व एआई करनी है तो सबसे पहले किस ऑर्गन को हम महसूस करेंगे या किस ऑर्गन को एग्जामिनेशन करेंगे, तो वो होगा सर्विक्स। सर्विक्स को हम एग्ज़ाम करते हैं, इसलिए इसको हम गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है। फॉल हीट किस में मिलती है? फॉल हीट फॉल जिसके पास में है, यानी मेयर के अंदर मिलती है फॉल हीट, जो कि पार्चुलेशन के 10 से 15-20 दिन बाद में आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस ही 15 दिन में हो जाता है, 12-15 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद में जो हीट आ जाती है उसको हम फॉल हीट कहते हैं। गर्भधारण के अंतिम समय में किस पशु में थनों में दूध व म्यूकस आता है? वैक्सिंग ऑफ टीथ मेयर में होती है। मादा में भ्रूण काल में जनन तंत्र का विकास होता है। मादा के अंदर मुलेरियन डक्ट से विकास होता है। तभी कभी कभी कन्फ्यूज होता है, सर वुल्फियन होगा मुलेरियन होगा, तो वुल्फ का मतलब भेड़िया, उसको आप मेल के साथ जोड़ दीजिए, एम फॉर मादा, एम फॉर मुलेरियन, इस तरह से याद कर लीजिएगा। मुलेरियन डक्ट किस में होती है? मादा के अंदर। ये क्या करती है? जनन अंगों का विकास करती है। मांसपेशियों के शीतलन के लिए आवश्यक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम, फास्फोरस दोनों आवश्यक है। अगर हम शीतलन की बात करें, हालांकि कैल्शियम का डी अटैचमेंट होगा तभी शीतलन होगा, लेकिन कोई आवश्यकता की बात करें तो सबसे आवश्यक यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा एटीपी। ठीक है, बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, लेकिन शीतलन के लिए जब तक आपने राइगर मोटिस देखा, एटीपी खत्म हो जाते हैं तो शीतलन नहीं हो पाता, बहुत लंबे समय तक 4 घंटे 5 घंटे तक शीतलन नहीं हो पाता है। कैल्शियम का हटना शीतलन का कारक बनता है, लेकिन कैल्शियम की आवश्यकता है संकुचन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा एटीपी। बड़ा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। गाय भैंस में यूट्रस का इन्वोल्यूशन प्रसव के कितने दिन बाद होता है? इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो लगभग 45 दिन बाद में हो जाता है। थॉइंग का टेम्परेचर याद है बच्चों? क्वेश्चन आ गया था ना, 2022 में आया था क्वेश्चन। थॉइंग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक रखते हैं। प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन ना होना क्या कहलाता है? यूट्राइन इनर्शिया कहलाता है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पादप प्रोटीन, मस्टर्ड केक, औद्योगिक उत्पाद, शीरा यानी मोलासेस, जंतु प्रोटीन, ब्लड मील,
अनाज के दाने वीट ब्रान नहीं होगा, वीट ही होगा। ब्रान जो होता है वो चापड़ होता है, ये दाने नहीं हैं, ये दानों का बाहरी आवरण है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज है आयरन, जो किस फॉर्म में रहता है भाई, फेरस के फॉर्म में, Fe+2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो भाई पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये डाइसेकेराइड है। निम्न में से NPN का उदाहरण है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, यूरिया, तो भाई यूरिया यहाँ पर हमको करना है, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन नहीं है बट नाइट्रोजन है। एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोजन, मैनोज, तो भाई ग्लाइकोजन है, सिंपल सी बात है एनिमल स्टार्च। और अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट स्टार्च तो है ही वहाँ पर, कि आपको पता ही है कि वो कौन सा है, स्टार्च ही है। प्रति मिलीलीटर रूमन अवयव में रूमन जीवाणुओं की संख्या 10:10 होती है, तो ऑप्शन जाएगा डी, 9 से 11 के बीच में। हे में नमी की मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो भाई किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई, ध्यान रखना। 16 वाला, सूअर में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पैराकिरेटोसिस हो जाता है सूअर के अंदर, स्पेशली जिंक की कमी से। चलिए, ऑस ऑप्टिकस, ऑप्टिकस मतलब आइज़ के अंदर मिलने वाली जो बोन है वो कौन सी है, ऑस ऑप्टिकस है। कौन सा अपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग नहीं है, तो भाई स्टर्नम अपेंडिकुलर का भाग नहीं है। अपेंडिकुलर में क्या आएंगे, लिम्स आ जाते हैं, ठीक है, फोर लिम और हाइंड लिम। कॉर्नुअल प्रोसेस उपस्थित होता है, तो कॉर्नुअल प्रोसेस उपस्थित किस में है, स्टेलियन घोड़े के अंदर कॉर्नुअल प्रोसेस उपस्थित है। नाव की आकृति का स्टर्नम, बोट शेप स्टर्नम किस में मिलेगा, ये भी घोड़े में मिलता है, इसी वजह से घोड़ा सीधा, मतलब अगर बैठने की कोशिश करता है तो स्टर्नम चुभती है उसके ऊपर। ग्लिनॉइड कैविटी पाई जाती है, ग्लिनॉइड कैविटी हमको मिलती है भाई स्कैपुला के अंदर, ग्लिनॉइड कैविटी मिलती है। शरीर की सबसे लंबी व बड़ी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी व बड़ी अस्थि फीमर है। किसकी आंतरिक भित्ति में अनुदैर्य मांसपेशियों उभार पाए जाते हैं, जिन्हें लेमिनी कहते हैं, तो लेमिनी हमको ओमेजम के अंदर, ओमेजम का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्रिसेंट शेप लेमिने मिलेंगे। वी आकार की मांसपेशी जो शोल्डर कंधे के जोड़ पे पाई जाती है, डेल्टोइडियस कहलाती है। सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट है, सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट की बात करें हम तो इसे हम मोनोसाइट्स कहते हैं, या मैक्रोफेजेस आप जिसे कह सकते हो। संपूर्ण मांसपेशी संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा घिरी रहती है, जिसे कहते हैं, पूरी मांसपेशियों में एक परत मिलती है, इसको एपिमाइसियम कहते हैं। पेशी कोशिका में कौन सा वर्णक पाया जाता है, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन मिलता है वैसे पेशियों में मायोग्लोबिन मिलता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है। ऊंट व लामा की RBC का आकार होता है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये न्यूक्लिएटेड है या नॉन न्यूक्लिएटेड है। देखो आपको जो मानना है मानिए, मैं अगर रेफरेंस की बात करूँगा तो आपको मैंने पहले बोला कि GC बनर्जी की किताब अगर आप उठाएंगे तो पेज नंबर 131, ठीक है, उस पर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि एक तो ओवल शेप होती है, ठीक है, ओवल शेप जो होती है उसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स। तो ओवल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गोलाकार मत मानिएगा आप, ठीक है, इसको गोलाकार तो राउंड शेप होती है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि अभी 2022 में इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आया था, उस समय कुछ लोगों ने गोलाकार भी इसको कर दिया था। तो ऊंट व लामा की RBC कैसी होती है, ओवल शेप होती है। अच्छा, यहाँ पर ओवल तो नहीं दे रखा लेकिन उत्तल दे रखा, उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये द्विउत्तल होगी, यानी जो चीज़ ओवल होती है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं बना दूँ, इस तरह से होती है, दोनों तरफ उभार लिए हुए होती है, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। और बाई कॉन्वेक्स है, ओवल शेप है, ठीक है, और इसकी RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। फिर भी मैं आप लोगों में प्रेशराइज़ नहीं करूंगा, जिसको न्यूक्लियस लिखाया गया है नोट्स में कहीं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप उसी हिसाब से करिएगा उसे, क्योंकि वो टीचर भी आपको कोई ना कोई रेफरेंस तो देंगे ही। अगर मुझसे पूछे तो मैं अभी रेफरेंस दे देता हूँ, पेज नंबर 131 GC बनर्जी, आप उठा के देखिए, बिल्कुल उसमें साफ तौर पर, क्योंकि कैमल के बारे में जनरली किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, GC बनर्जी में बहुत डिटेल में कैमल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप मान सकते हैं। नेक्स्ट आइए, हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की स्नेहता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग कितना गुना अधिक होती है, तो लगभग 200 गुना ज़्यादा मित्रता होती है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों के अलावा ग्लूकोज का बनना, मतलब अगर ग्लूकोज बन रहा है और वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी पदार्थ से बन रहा है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्रैब साइकिल कहाँ संपन्न होती है, क्रैब साइकिल होती है भाई
कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बीकानेरी भेड़ व मरीनो भेड़ के क्रॉस से उत्पन्न भेड़ की नस्ल है तो यह है हिसारडेल। अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। रूमिनेंट में मीथेन के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है लगभग 7 से 9% के रूप में मीथेन के अंदर ऊर्जा का लॉस होता है। 5% यूरिन का लॉस होता है। सब आपको नोट्सों में अवेलेबल है, देख सकते हैं आप लोग इनको। घोड़े के चेहरे पे पाया जाने वाला सफ़ेद गोल धब्बा जो आँखों के ऊपर पाया जाता है उसको हम स्टार कहते हैं। नर सुअर जो व्यस्तता प्यूबर्टी के बाद बधिया कर दिया जाता है उसे हम स्टैग कहते हैं। भेड़ों में विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है वाइट मसल डिजीज, जो सेलेनियम और ई दोनों सेम ही है। कुंडलीकार सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? कुंडलीकार सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो कुंडलीकार सींग या जलेबी जैसे या घुमावदार मुर्रा नस्ल में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल भेड़ वंश कितना है? तो भाई ये पॉपुलेशन डाटा कर जाना, भेड़ वंश, गौ वंश, बकरी वंश, सुअर वंश, गधा वंश, सब कुछ आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर चलना है, पॉपुलेशन सेंसस में से आएगा ही आएगा। तो अभी जो वर्तमान है 2019 की है, तो राजस्थान में कुल भेड़ वंश कितना है इस समय प्रेजेंट में? 79 लाख, या इसको हम ऐसे बोलेंगे 7.9 मिलियन। राजस्थान में मरीनो कहलाती है। राजस्थान की मरीनो भाई बहुत फेमस है, चोकला नस्ल को राजस्थानी। ये वीओ का प्रश्न भी था, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो वीओ के पेपर में भी आए हैं। ये अगर आप वेटनरी ऑफिसर का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी पूछा है राजस्थान की मरीनो कौन सी है? चोकला है। घोड़े में बच्चा देने की प्रक्रिया, अरे बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ मेटिंग, ग्रुप ऑफ एनिमल, मीट ऑफ एनिमल, न्यूबॉर्न, अडल्ट, कास्ट्रेटेड मेल, ज़रूर से देख के जाना। अब कुछ भी नहीं आपको एडिशनल पढ़ना है इस समय, आपको सिर्फ ये सारी चीज़ों पर ही फोकस करना है जो प्रश्न आते हैं हमेशा। खीस में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला रोग प्रतिरोधक कारक है। देखो गाय की खीस की बात करें तो IgE मिलता है, IgG मिलता है, सॉरी। बाकी सभी एनिमल्स के अंदर IgA मिलता है, पर मुझे नहीं लगता बाकी एनिमल का संदर्भ यहाँ पर कोई लेगा। आपसे जो पूछेंगे वो पूछेंगे। अब किसी भी एनिमल का नाम नहीं लिखा जाता तो ये एक अंडरस्टूड होता है कि वो गाय के बारे में पूछ रहा है, वरना वो किसी एनिमल का लिखेगा। अगर किसी का भी नाम नहीं लिखा तब भी IgG करना है, गाय का नाम लिखे तब भी IgG करना है। बाकी एनिमल्स की बात करें तो IgA प्रचुरता में मिलता है औरों के IgG की तुलना में, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट रोग का कारक है तो इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस एक परजीवी की वजह से हो रही है ये हाइड्रेटेड सिस्ट। जियोफेजिया, जियो मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी को खाना जियोफेजिया कहलाता है। बॉटल जॉ स्थिति किस रोग में दिखाई देती है? मैंने बताया था फेशियोलोसिस के अंदर जो नेक रीजन है या यूँ कहें जॉ के अंदर, जॉ के नीचे सूजन आ जाती है जिसे हम बॉटल जॉ कंडीशन कहते हैं। वह रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में छूत या संपर्क के कारण फैलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन कंटेजियस, कंटेजियस, इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस को हिंदी में क्या लिखेंगे? संक्रामक, और आप संक्रामक देखते ही उसको कर देंगे। और कंटेजियस को क्या लिखेंगे? संसर्गज। तो देखो इन्फेक्शियस जो बीमारी होती है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैलती है। जैसे ट्रिप्नोसोमियोसिस, अगर बाड़े में किसी को ट्रिप्नोसोमियोसिस हो गया है किसी बफेलो को तो दूसरे को नहीं फैलेगा भाई लोगों। लेकिन अगर FMD हो गया है तो वो 10 किलोमीटर दूर भी फैल जाएगा। तो ऐसी बीमारी जो चाहे हवा के द्वारा भी फैल जाए उसे हम कंटेजियस कहते हैं। मैं फिर समझा देता हूँ। इस प्रश्न को आपको अगर आता है तो इंग्लिश में अटैम्प्ट करिएगा, हिंदी में मत करना। हिंदी में इन्फेक्शियस को भी संक्रामक लिखते हैं, ध्यान रखना। लैम में एंजूटिक अटैक्सिया, एंजूटिक का मतलब एक ग्रुप के अंदर एक सीमित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। अटैक्सिया का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। ये बीमारी होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर की वजह से। रिकेट्स किसकी बीमारी है? तो रिकेट्स न्यूवंस की है, यंगवंस की बीमारी है, ठीक है ना। क्लिनिकल परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण आधार, जब हम किसी चीज़ का क्लिनिकल परीक्षण देख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आधार पशु, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कोई नहीं, क्या होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है एनामेनेंसिस। एनामेनेंसिस मतलब हिस्ट्री, उसके बारे में हमें पता करना होता है। इसके बाद है लैक्टेशन टिटेनी किसकी साधारण बीमारी है? तो लैक्टेशन टिटेनी भाई देखो जैसे पिछली बार पूछा गया था कौन सी बीमारी मादा में होगी, तो वहाँ पे कीटोसिस या मिल्क फीवर के बारे में लिखा हुआ था, या ये पूछा था कि दोनों में हो सकती है तो ब्रुसेलोसिस है। इसी तरीके से एक बीमारी दे दी और ये पूछा किसकी बीमारी है, तो लैक्टेशन टिटेनी बुलक में तो नहीं होगी, डेयरी काऊ में होगी, हॉर्स में होगी, स्वाइन में होगी, तो इन दोनों में ना होकर ये डेयरी काऊ की बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है बैंग डिजीज़ का कारक है। बैंग डिजीज़ पहले तो पूछा गया था, बैंग डिजीज़ होती क्या है, याद हो तो आपको देखिएगा 2016 या 18 का प्रश्न पत्र उठाना। बैंग डिजीज़ क्या है? बैंग डिजीज़ ब्रुसेला है। इसका कारक क्या है? ब्रुसेला अबॉर्टस। ब्लैक लेग या हम इसे क्वार्टर एल या हम इसे जो क्लॉस्ट्रिडियम चोवाई से होने वाला
बीमारी है उसको हम ब्लैक लेग कहते हैं, ठीक है, लंगड़ा बुखार जो है। गंजापन का उदाहरण है, गंजापन उदाहरण सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का, किसी प्राणी की जीनीय बनावट जेनेटिक मेकअप में कोई असामान्य अनुवांशिक परिवर्तन आ जाए तो भाई उसको म्यूटेशन कहते हैं। इस परिभाषा पे भी गौर कर लीजिएगा, म्यूटेशन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का वह स्थान जिसमें, स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, गुणसूत्र का वह स्थान जिसमें गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान तंतुओं स्पिंडल फाइबर की सहायता से जुड़ते हैं, जिसे काइनेटोकोर भी कहते हैं या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में ही काइनेटोकोर होता है। तो ये आंसर काइनेटोकोर आ जाए या सेंट्रोमियर आ जाए, एक ही बात है। वह स्थिति जिसमें दो या दो से अधिक जीन एक ही गुण पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसे फिनोटिपिक रेशो परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को भी। स्वाम बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या 48, अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। दो संबंधित प्राणियों जिनके मध्य एक पीढ़ी का अंतर हो के मध्य प्रजनन कहलाता है, इसे हम लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब अगर एक पीढ़ी का अंतर हो, अगर क्लोज हो जाती है तो इनब्रीडिंग हो जाती है। लाइन ब्रीडिंग मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यूरेचल सिस्ट उदाहरण है तो कंजेनाइटल सिस्ट का उदाहरण है यूरेचल सिस्ट। किसी भी जोड़ का डिसलोकेशन हुए बिना, देखो डिसलोकेशन नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ तो इसके बारे में करना ही नहीं है। उसकी संधि कैप्सूल में दरार आना, देखो चाहे इसको हम कहें संधि कैप्सूल में दरार आना या दूसरा शब्द इसके लिए हम यूज़ करें लिगामेंट में इंजरी हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेन या मोच कहते हैं। वह अस्थिभंग जिसमें हड्डी के आसपास की वाहिनियां, नर्व आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या कहलाती है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाती है। अच्छा, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तो ये कंपाउंड भी हो सकता है। आपने 2016 का अगर यूनिवर्सिटी आदिनस बोर्ड का पेपर देखा होगा तो उसमें भी इसी तरीका था कि ज़्यादा चोट लग गई है, नर्व ज़्यादा डैमेज हो गई है, मसल ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो वो किस प्रकार का फ्रैक्चर है? कंपाउंड फ्रैक्चर है। परिभाषा आप देखिएगा 2016 का आपका यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के जरूर देखना, इस क्वेश्चन को आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो कंपाउंड फ्रैक्चर हमको करना था। हालांकि कंपाउंड और जो सिंपल फ्रैक्चर है उसका जो आधार होता है वो होता है कि हड्डी का संपर्क वातावरण से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि उस वक्त भी क्वेश्चन अधूरा था, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था वो क्वेश्चन। वह उपकरण जिसका उपयोग बधियाकरण करने में किया जाता है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बर्डीजो का उपयोग हम बधियाकरण में लेते हैं। शरीर के किस भाग पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी रहती है? शरीर के किसी भाग पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी रहती है, यानी ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी गुहा जो गुहा है नहीं, ठीक है, उसको उसके अंदर मवाद भर जाती है तो क्या कहलाती है? एब्सेस कहलाती है। आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण जिसमें आंकड़ों को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है, केवल परिभाषा बता रही है। आंकड़े दिखाना है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे चार्ट, ठीक है। वह प्रदर्शन जिसमें विधि व परिणाम दोनों का समावेश होता है, इसे हम जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, विधि, परिणाम और जॉइंट तीनों पढ़ के जाना। राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला, तो रंगीन पशु मेला है पुष्कर के अंदर कार्तिक पशु मेला। ड्रामा किस प्रकार का प्रसार साधन है? तो ये दृश्य व श्रव्य है, अप्रक्षेपित है, दृश्य श्रव्य साधन है। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ है? जामडोली, जयपुर के अंदर। कभी कभी जयपुर ना देके सीधा नाम दे देते हैं, जैसे जामडोली दे दिया। पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कुल कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो अभी तो वर्तमान में 10 ही किए जाते हैं, लेकिन इनके एक्सटेंशन की एक प्रक्रिया चल रही है और ये हाल ही में अभी कुछ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही इसके बारे में सोचा गया है, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में 10 ही हैं, ठीक है। धार्मिक नेता किस प्रकार के नेता का उदाहरण है? तो धार्मिक नेता विशेषज्ञ, संस्थागत, व्यावसायिक व परंपरागत एक संस्था का नेता होता है, वो धार्मिक नेता होता है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो। उपचार पर्ची में लिखिए QS क्वांटम सफिशिएंट, इसका मतलब होता है कि आप जितनी आवश्यकता हो या आवश्यकता अनुसार इसको लिया जा सकता है। उपचार पर्ची के सब्सक्रिप्शन भाग, उपचार पर्ची भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न देके जाएगी आपको। उपचार पर्ची के सब्सक्रिप्शन भाग में, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब हम केमिस्ट को या कहते हैं कि भाई औषधियों का संयोजन कर दिया जाए, औषधि बनाने के दिशा निर्देश केमिस्ट को देना सब्सक्रिप्शन का भाग है। सुई द्वारा शरीर में दवा देना, तो इसे हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं। पेरेंट्रल रूट का मतलब होता है कि जब हमने सुई के द्वारा उसको औषधि दी है। वाष्पशील औषधियों को नाक द्वारा बूंद बूंद करके डालना इंस्टिलेशन कहलाता है। देखो इन्हेलेशन मत कर देना, इसको इंस्टिलेशन करना है, ठीक है। मिल्क फीवर के इलाज हेतु दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट,
कैल्शियम ग्लूकोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो पहली बात तो यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कैल्शियम ही करना है आप लोगों को। बिप बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बिप की फुल फॉर्म आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ी होगी। बिस्मिथ है, आयोडोफॉर्म है, पैराफिन पेस्ट है। तो ये पेस्ट है एक तरह से बेसिकली। तो बिस्मिथ, आयोडोफॉर्म, पैराफिन तीनों आ गए, इसलिए इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। डीटीटी क्या है? डीटीटी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था, ये कृषि रसायन है, और कृषि रसायन में इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखना अच्छा है, ब्लीचिंग पाउडर का वैसे मैं आपको उपयोग बता दूं, जलाशयों को साफ़ करने में, या और भी स्पेसिफिक करें तो स्विमिंग पूल को साफ़ करने में या उसको निसंक्रमित करने में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। उसमें क्या मिलता है हमको? क्लोरीन मिलती है, ठीक है, एक ड्रॉप में। अब ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी कहीं कहीं आपको अलग अलग रेफरेंस अलग अलग मिल जाते हैं। अभी जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है वो 0.06 ml का दिया है, कुछ जगह आपको 0.05 ml भी मिलेगा इसके अंदर। तो अगर आप फार्माकोपिया खोलते हैं तो अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं, फार्मेसी के इंस्टीट्यूट हैं, उनकी कुछ नोट्स मैंने देखे थे, वहाँ पर 0.06 ml है। फिर भी अगर आप स्वतंत्र हैं 0.05 करने के लिए भी दोनों के रेफरेंस अवेलेबल हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इतने क्लोज कॉल नहीं आने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप 1 ml में कितनी मिनिम या बूंद मान रहे हैं। अगर 16 मान रहे हैं तो 0.06 आएगा, 20 मिनिम या 20 ड्रॉप मानते हैं तो 0.05 आएगा। यहाँ पर मैंने जो आंसर माना है वो 0.06 माना है। तो इस तरह से बच्चों ये पेपर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और बड़ा टाइमली हम लोग 20-22 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका समय बचाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अगर हाँ यही 2-4-5 महीने होते तो इन चारों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है। इसको आप लोग तुरंत देख लें, मैं इन पेपर्स को या इनकी PDF को भी आप लोगों तक अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा और बड़ा फोर्सफुली कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ अपनी बात को। थैंक यू वेरी मच।